हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 71। शक्ति एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। साथ ही जिस आदमी को उसने कैद किया था वह भी वहां से गायब था। पर आखिर ये आदमी था कौन जिसे शक्ति ने अपने घर में बंद कर रखा था? जिस आदमी ने शक्ति की गर्दन दबोच रखी थी उसने शक्ति का सर दीवार पर दे मारा। एक तेज दर्द के साथ शक्ति वहीं गिरकर बेहोश हो गया। आदमी शक्ति के कमरे में आया और छानबीन करने लगा। उसकी नजर शक्ति के लैपटॉप पर पड़ी तो वह उसके सामने आकर बैठा और उसे देखने लगा। लेकिन शक्ति का लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्ट होने की वजह से वह उसे खोल नहीं पाया। आदमी की नजर लैपटॉप पे लगी पेन ड्राइव पर पड़ी तो उसने उसे निकाला और अपने होठों से छूकर जेब में रख लिया। वह उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। चलते चलते उसने किचन के दरवाजे के पास छुपे आदमी की कॉलर पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। ये वही आदमी था जिसे शक्ति ने अपने कमरे के स्टोर रूम में बंद किया था। दोनों शक्ति के घर से बाहर आए। आदमी ने दूसरे आदमी को अपने सामने किया और गुस्से से कहा, तुम उसके हाथ कैसे लगे? उसने मुझे माल के साथ पकड़ लिया था। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त उसने एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया और मुझे अपने घर ले आया। बाहर उसने ये बात फैला दी कि मैं भाग गया हूँ और मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया। मुझे बचा लीजिए सर, वो आदमी मुझे मार देगा। आदमी ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर सामने खड़े आदमी की आंखें सिकुड़ गई। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? आदमी ने कड़कदार आवाज में कहा, नहीं नहीं सर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने इतना मारा, उसके बाद भी मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला, सच में। आदमी ने कहा, लेकिन आगे खोल सकते हो। आदमी ने उस डरे हुए आदमी के करीब आते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। आदमी ने इतना ही कहा कि सामने खड़े दूसरे आदमी ने अपने हाथ में पकड़े छोटे चाकू से एक झटके में उसका गला रौंद दिया और खून का फवारा छूट गया। आगे के शब्द आदमी के मुंह में ही रह गए और वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया। सामने खड़े आदमी ने अपने चेहरे पर लगे खून की छींटे साफ किए और तेज कदमों में वहां से निकल गया। ये दोपहर का समय था, लेकिन उस आदमी को ये दरिंदगी करते हुए किसी ने नहीं देखा था। नीलिमा के जाने के बाद कबीर अपने घर चला आया। विक्रम घर में नहीं था। कबीर के जहन में इस वक्त कई ख्याल एक साथ चल रहे थे। जो कुछ हो रहा था वो सब कबीर के लिए अब एक पहेली बन चुका था। कबीर अपनी माँ से मिला, खाना खाया और अपने कमरे में आकर एक बार फिर नीलिमा के भेजे उस वीडियो को देखने लगा, जिसमें सिल्वर ब्रेसलेट पहना एक हाथ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। इसके अलावा कबीर के पास और कोई सबूत नहीं था जिससे वह उस आदमी तक पहुंच पाए। कबीर एक शरीफ और बहुत ही होनहार लड़का था जो विक्रम का दूसरी पत्नी का बेटा था। विक्रम ने कबीर की माँ से दूसरी शादी की थी। कबीर ने फोन साइड में रख दिया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। सब सही है, लेकिन ये चौहान साहब इंदौर क्यों आए हैं, जबकि मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया था कि मुझे इलेक्शन और पॉलिटिक्स जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस रात जब पार्टी में मैं था तब आखिरी बार मैंने उनसे ही बात की थी और तब वो पापा को लेकर बहुत गुस्से में भी थी। तो क्या मुझे उन पर? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो माँ को बहुत बहुत मानते हैं। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। अगर वो नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? जॉर्डन। उस रात आखिरी बार मैं जॉर्डन से मिला था और उसके बाद एक बार भी जॉर्डन ने मुझे फोन नहीं किया, ना ही वो मुझसे मिलने आया। लेकिन जॉर्डन तो सबसे लास्ट में पार्टी में आया था और मुझसे पहले ही निकल गया। और ये वीडियो भी उसके आने के पहले का है। वो ऐसा क्यों करेगा? आखिर वो कौन है जो मुझे अपना दुश्मन समझता है? कबीर के पास सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। वह बिस्तर पर लेट गया और इन सब घटनाओं के बारे में शुरू से सोचने लगा कि शायद उसे कोई हिंट मिल जाए। अधिराज और बाकी सभी लोग घूम घाम कर घर आ गए। वैसे भी मेहमानों में बस आई थी। बाबा, मेघना, नवीन, राधिका और उनके पति थी। बाकी सब तो कब का बनारस लौट चुके थे। फूफा कोई परेशानी खड़ी ना करे सोचकर मुरारी ने उन्हें भी बुआ के साथ घर भेज दिया और बनारस में मिलने को कहा। अधिराज जी के घर में खाने का अच्छा इंतजाम था।
सभी बैठकर खाना खाने लगे। नवीन ने देखा निशी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने निशी का नंबर डायल किया। अब इसे वंश की किस्मत कहे या बदकिस्मती। वंश बालकनी की तरफ आया। वहां निशी का फोन बजते देखकर वंश ने इधर उधर देखा, लेकिन निशी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तो वंश ने फोन उठाया और कहा, हेलो। निशी के फोन से मर्दाना आवाज सुनकर नवीन ने अपना फोन देखा। उसे लगा कहीं गलती से उसने गलत नंबर तो डायल नहीं कर दिया, लेकिन नंबर सही था। उन्होंने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो। हेलो, वंश ने कहा, तुम कौन बोल रहे हो और मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बेटी कहाँ है? कहीं तुमने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया? तुम बताओ मुझे, कौन बोल रहा है? नवीन ने बौखलाते हुए कहा। नवीन की आवाज सुनकर वंश पहचान गया और कहा, हेलो। अरे अंकल रिलैक्स, मैं वंश बोल रहा हूँ। नवीन को ये दूसरा झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, तुम निशी के साथ क्या कर रहे हो? घर घर खेल रहा हूँ। आप भी ना अंकल, मैं क्या करूंगा उसके साथ? हम सब यहाँ गौरी के घर आए हुए हैं। निशी का फोन यहाँ चार्जिंग में लगा था, इसलिए मैंने उठा लिया। और आपको क्या मैं किडनैपर लगता हूँ? वंश ने चिढ़ते हुए कहा। नवीन ने सुना तो उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाया, तुम तो किडनैपर से भी ज्यादा खतरनाक हो। वंश ने नवीन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सामने से गुजरती निशी से कहा, ए छिपकली, तुम्हारे डैड का कॉल है। नवीन को परेशान देखकर मेघना उसके पास चली आई और सर उचकाया। नवीन के कानों में वंश के कहे शब्द पड़े तो उसने मेघना से कहा, वो हमारी बेटी को छिपकली कैसे बोल सकता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेघना ने पूछा तो नवीन ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और फोन कान से लगाकर कहा, तुम उसे ऐसे नहीं बुला सकते, वो मेरी बेटी है, समझे? डैड, मैं निशी। क्या हुआ है आपको? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? निशी ने कहा, क्योंकि वंश नवीन की बात सुनने से पहले ही निशी को उसका फोन लेकर जा चुका था। निशी, ओ हाँ, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना आज शाम हम मुंबई वापस जा रहे हैं। नवीन ने कहा, डैड, आप सब लोग मुझे घर पर अकेला छोड़कर चले गए तो मैं और क्या करती? नंदिता आंटी ने आज हम सब के लिए दोपहर का खाना यही रखा है। खाने के बाद हम सब घर ही आ रहे हैं। निशी ने कहा, ठीक है, और सुनो, उस वंश से दूर रहो तुम। नवीन ने आखिरी शब्द थोड़े गंभीरता से कहे। ठीक है डैड, मैं रखती हूँ, कहकर निशी ने फोन काट दिया। निशी ने फोन काटा और बड़बड़ाई, पता नहीं डैड को क्या हुआ है, वो वंश को लेकर पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। काशी ने निशी को आवाज दी तो निशी वहां से चली गई। निशी को वंश से दूर रहने का कहकर नवीन ने फोन काट दिया और सामने देखा तो पाया मेघना हैरान परेशान से उसे ही देख रही है। तो नवीन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नवीन, तुम्हें क्या हुआ है? और तुमने निशी को वंश से दूर रहने को क्यों कहा? मैं देख रही हूँ नवीन, वंश को लेकर आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अजीब हो गए हो। मेघना ने इतना ही कहा कि नवीन ने देखा घर में मौजूद कुछ लोग उसे और मेघना को ही देख रहे हैं। तो उसने मेघना का हाथ पकड़ा और उसे साथ ले जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। नवीन मेघना को लेकर पीछे बरामदे में चला आया तो मेघना ने कहा, अब बताओ क्या बात है और ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम वंश के साथ इतना बुरा पेश क्यों आ रहे हो? वो बच्चा कितना प्यारा है और तुम जब देखो तब उससे चिढ़ते रहते हो। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है मेघना, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे ऐसे बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नवीन ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मजबूर हो? लेकिन क्यों? मेघना ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वंश और निशी के बीच नजदीकियां बढ़े और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो। नवीन ने अपने मन का डर मेघना के सामने उगल दिया। मेघना ने सुना तो खुश भी हुई और हैरान भी और कहा, लेकिन इसमें बुराई क्या है नवीन? मुझे तो वंश बहुत पसंद है और शायद तुम्हें भी। ओ मेघना, तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। नवीन ने वही बरामदे में चक्कर लगाते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है? हमने शादी एक दूसरे की पसंद से की है और मुझे को भी अपना लाइफ पार्टनर चुनने की फ्रीडम है।
और मुझे तो वंश में कोई कमी नजर नहीं आती। मुझे वंश निशी के लिए पसंद है, बहुत पसंद है। मेघना ने खुशी से भरकर कहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेघना, ये पॉसिबल नहीं है। उफ, तुम नहीं समझोगी, नवीन ने हताश होकर कहा। पर क्यों? मेघना ने कहा। क्योंकि वंश सारिका मैम मेरी मालकिन रह चुकी है। उनके बेटे की शादी एक नौकर की बेटी से कैसे हो सकती है? मेघना ने सुना तो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहा, नवीन, तुम सारिका जी के लिए काम करते थे और आज तुम खुद एक अच्छी कंपनी के मालिक हो। और फिर वंश और निशी एक दूसरे को पसंद करते होंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? मेघना, रिश्ता हमेशा बराबर की औकात वालों के बीच होता है और मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता सारिका मैम के घर में करूं। वो हमेशा मेरे लिए मालकिन ही रहेंगी, नवीन ने मायूस होकर कहा। मेघना ने सुना तो उसका मन भी उदास हो गया और उसने धीरे से कहा, और अगर निशी कहे कि वह वंश को पसंद करती है तो तब तुम क्या करोगे? नवीन ने मेघना को देखा और बिना कुछ कहे जाने लगा तो मेघना ने कहा, नवीन, तुम बच्चों को तो रोक लोगे, पर उस हवा को कैसे रोकोगी जिसमें इश्क बहता है? नवीन ने एक ठंडी आह भरी और वहां से चला गया। कुछ घंटों बाद शक्ति को होश आया। उसने अपने आप को संभाला। ललाट पर लगी चोट से बहा खून अब सूख चुका था। शक्ति उठा और कमरे में उसने देखा जिस आदमी को उसने कैद कर रखा था वह अब वहां नहीं था। हार और बेबसी के भाव शक्ति की आंखों में दिखाई देने लगे। शक्ति ने देखा कमरे में सामान यहाँ वहां बिखरा है। शक्ति समझ गया कि किसी ने उसके कमरे की छानबीन की है। शक्ति ने कमरे में रखे सभी सामान को देखा। टेबल के ड्रॉर खोलकर देखी, सब सामान अपनी जगह था। शक्ति कमरे से जाने को हुआ तो उसकी नजर लैपटॉप पर गई। लैपटॉप में लगा पेन ड्राइव गायब था। शक्ति और परेशान हो गया। उसके पास ही आखिरी सबूत था जिससे वह उस गिरोह तक पहुंच सकता था, लेकिन अब वो भी गायब था। ये वही सबूत था जो मुन्ना ने उसे दिया था। शक्ति खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी पूरे घर में छानबीन करने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। घर से बाहर आकर देखा तो पाया कि घर का सीसीटीवी कैमरा टूटा पड़ा था। कुछ तो गड़बड़ थी। शक्ति घर के लॉन एरिया की तरफ आया। धूप की वजह से वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। चलते चलते वह किसी चीज में उलझा और नीचे गिर पड़ा। शक्ति ने खुद को संभाला और जैसे ही उठा उसकी नजर लॉन में पड़ी लाश पर गई। शक्ति का दिल धड़कने लगा। उसने लाश को पलटकर देखा तो एकदम से पीछे जा गिरा। वो लाश उसी आदमी की थी जिसे शक्ति ने अपने घर में कैद कर रखा था। आशिफ, आशिफ, उठो आशिफ, आशिफ उठो, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? शक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, लेकिन आशिफ नहीं उठा क्योंकि वह बहुत पहले ही मर चुका था और उसे मारने वाला कौन था ये बात शक्ति नहीं जानता था। शक्ति ने आशिफ की नब्ज चेक की तो पाया कि वह मर चुका है। शक्ति अपना दूसरा सबूत भी खो चुका था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, आशिफ को किसने मारा होगा? जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, वरना जाने दो, कहानी तो आप सुन ही लेते हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। हर हर महादेव।